हेलो बच्चों, अपन लेके आए चैप्टर नंबर 15 कक्षा 11 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पादप वर्दी और परिवर्तन चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें क्या हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है, कौन सा हार्मोन दीप्तिकालिता के लिए उत्तरदायी होता है। आज से पूछा जाता है, ये परीक्षा में सवाल आता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो कि फोटोपीरियडिज्म यानी दीप्तिकालिता की आवश्यक है। तो फ्लोरिजोन हार्मोन याद रखना है। वसंतीकरण के लिए वर्नेलिन चाहिए और ये हार्मोन है फ्लोरिजोन। नाम से ही पता चल जाता है, ऐसा हार्मोन जो पुष्पन को प्रेरित करता है, पुष्पन को प्रेरित करता है, ऐसे हार्मोन को कहते हैं फ्लोरिजोन। ये क्या होता है, पत्तियों में क्या होता है, एक वर्णक होता है जिसका नाम है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम वर्णक होता है। उस फाइटोक्रोम वर्णक की विशेषता ये है कि ये पीएफआर और पीआर दो तरह का होता है। जब इसको प्रकाश की अवधि मिलती है तो ये फाइटोक्रोम क्या करता है, फ्लोरिजोन हार्मोन के संश्लेषण को प्रेरित करता है। और जब फ्लोरिजोन हार्मोन संश्लेषित होगा तो वो पुष्पन को प्रेरित करेगा, यानी वो क्या करेगा, जो पुष्प कलिका उसको सक्रिय करेगा और पुष्पन होगा। तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि बेटा कौन सा हार्मोन है जो दीप्तिकालिता के लिए उत्तरदायी है। तो आप परीक्षा में उत्तर भरोगे फ्लोरिजोन। कौन सा है, फ्लोरिजोन, ये याद रखना है। अगला सवाल है, दीप्तकालिता किसे कहते हैं। दीप्तकालिता मतलब क्या होता है कि पौधा, जैसे ये सबसे पहले ये आपने पौधा लगाया है, पहले इस पौधे की कायिक वृद्धि होती है। कायिक वृद्धि होने के पश्चात क्या होता है कि इसमें पुष्पन आता है। ठीक है, कोई जन्मते ही तो बड़ा होता नहीं, आप सब जानते हो कि आज जैसे कोई पैदा हुआ है तो बड़ा थोड़ी होगा। जैसे आपने पौधा लगाया है, पौधा लगाते ही उसमें फूल कभी नहीं आते हैं, एक निश्चित समय के बाद फूल आते हैं। यानी पहले पौधे की कायिक वृद्धि होती है, फिर उसके बाद पुष्पन होता है। अब समस्या ये आती है, कायिक वृद्धि के समय दो कारक है, एक तो है प्रकाश, क्या है, एक प्रकाश और दूसरा है तापमान। ये दो चीजें चाहिए पौधे को। प्रकाश और तापमान अगर पूरा पौधे को समुचित मात्रा में मिलेगा तब उस पे पुष्पन होगा। यानी प्रकाश और आप तापमान उस पौधे को सही दोगे तब उसमें पुष्पन होगा। यदि आपने प्रकाश की अवधि होती है, जैसे 10 घंटे उसको प्रकाश चाहिए और आपने 4 घंटे प्रकाश दिया, या 10 घंटे प्रकाश चाहिए और आपने 12 घंटे प्रकाश दिया, तो वो गड़बड़ है। जितना प्रकाश चाहिए उतना ही प्रकाश आपको इस पौधे को देना है, तब इसमें पुष्पन होगा। ठीक है, यानी प्रकाश की एक न्यूनतम अवधि, प्रकाश की एक न्यूनतम अवधि जो पौधे के पुष्पन के लिए आवश्यक होती है उसको कहते हैं क्रांतिक अवधि। क्रांतिक अवधि का मतलब यह है कि एक न्यूनतम अवधि होती है जो पुष्पन के लिए आवश्यक होती है, उसको कहते हैं क्रांतिक अवधि। ठीक है, अब अपन कह सकते हैं, जैसे कि अब इन्होंने सवाल पूछा है दीप्तकालिता किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि इस पौधे पर क्या होता है, प्रकाश और अंधकार होता है, दोनों का जो मिला जुला प्रभाव है। प्रकाश और अंधकार की जो अवधि होती है वो इसको चाहिए पुष्पन के लिए, इसी को कहते हैं दीप्तकालिता। यानी प्रकाश की अवधि जैसे उसको 10 घंटे चाहिए, उतने घंटे मिलेगी तो उसमें पुष्पन होगा। यानी प्रकाश की वह अवधि जो पुष्पन के लिए आवश्यक हो, प्रकाश की वह अवधि जो पुष्पन के लिए आवश्यक हो, उसे कहते हैं दीप्तकाल। और इस अवधि को, इस घटना को दीप्तकालिता के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, अल्प प्रादीप्तकाल प्लांट। अल्प प्रादीप्तकाली पौधे किसे कहते हैं, इसको शॉर्ट में कहते हैं एसडीपी, शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है कि पुष्पन के लिए जैसे पौधे को चाहिए आपको क्रांतिक अवधि से कम प्रकाश, जैसे 10 घंटे सूर्य चमकता है तो इसको क्या है, 4 घंटे प्रकाश चाहिए। यानी इसको क्रांतिक अवधि से कम प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है पुष्पन के लिए, तो उसको कहते हैं अल्प प्रादीप्तकाली पौधे। वे पौधे जिन्हें पुष्पन के लिए क्रांतिक अवधि से कम प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं अल्प प्रादीप्तकाली पादप। दूसरा होता है दीर्घ प्रादीप्तकाली पादप, इसको कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। यानी इसको क्रांतिक अवधि से ज्यादा प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है। क्रांतिक अवधि जैसे मान लो आप कह रहे हो न्यूनतम अवधि 10 घंटे तो प्रकाश के लिए चाहिए, उससे ज्यादा आप इसको प्रकाश दोगे तब इसमें पुष्पन होगा। तो दीर्घ प्रादीप्तकाली पादप मतलब ऐसे पादप जिनके ऊपर क्या होता है, ज्यादा प्रकाश की अवधि चाहिए। 10 घंटे की जगह आप उसको 12 घंटे प्रकाश दो, 14 घंटे प्रकाश दो, तो उसमें पुष्पन होगा। उनको कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। तो एक तो होते हैं शॉर्ट डे प्लांट, एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट। तीसरे और होते हैं दिवस निरपेक्ष पौधे। दिवस
निरपेक्ष पौधे, या अपन इसको क्या कहते हैं, डी न्यूट्रल प्लांट या तटस्थ निरपेक्ष पादप, या तटस्थ अपन कह सकते हैं निरपेक्ष पादप ऐसे पादप होते हैं जिन पर क्रांतिक प्रादीप्ति काल का क्रांतिक अवधि की प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे उसको 5 घंटे प्रकाश दो, चाहे 10 घंटे दो, चाहे 15 घंटे दो, यानी क्रांतिक अवधि की जो प्रकाश की अवधि है उसकी आवश्यकता से आप कम भी प्रकाश दोगे, ज्यादा भी प्रकाश दोगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे टमाटर है, ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जायद फसलें होती है, टमाटर वगैरह होते हैं, इनको आप जैसे कम प्रकाश की अवधि, ज्यादा प्रकाश की अवधि, इनके ऊपर प्रकाश की अवधि का पुष्पन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये 3 तरह के पौधे आपको याद रखने हैं। तो ये सवाल आपको याद कर लेने बच्चों, कोई भी सवाल आपके परीक्षा में आ सकता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटस्थ प्रादीप्तिकाली पादप किसे कहते हैं? यानी अपन को पता है कि ऐसे पौधे जिस पर क्या होता है, प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आप उसको 10 घंटे दो, चाहे 12 घंटे दो, उनको कायिक वृद्धि होगी, उसके बाद पुष्पन हो जाएगा, यानी कायिक वृद्धि के बाद उसमें पुष्पन हो जाएगा। तो प्रकाश की अवधि पुष्पन प्रेरित होने का कोई संबंध नहीं होता। जो प्रकाश की अवधि है उसका पुष्पन प्रेरित होने से कोई संबंध नहीं होता है। इनको कहते हैं तटस्थ प्रादीप्तिकाली पादप। ठीक है, अगला सवाल है फ्लोरिजोन। ये सवाल कई बार कंपटीशन के अंदर आ चुका है कि भाई कई बार ये सवाल मैंने पढ़ रखा है, कंपटीशन में पूछा जाता है। फ्लोरिजोन हार्मोन संश्लेषित होता है, पहला है शीर्षस्थ कलिका, दूसरा है पुष्प कलिका, तीसरा तना और चौथा है पत्तियां। तो आपको बताना इसका उत्तर होगा फ्लोरिजोन हार्मोन का संश्लेषण होता है वो पत्तियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्तियां क्या होती हैं कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं, यानी प्रकाश होता है उसको ग्रहण करती है। पत्तियों में एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, जिसका नाम होता है फाइटोक्रोम। क्या होता है? फाइटोक्रोम। अब फाइटोक्रोम 2 तरह का होता है, एक PR और एक PFR। यानी PR का मतलब है पर फाइटोक्रोम लाल और PF का मतलब है फाइटोक्रोम दूरस्थ लाल। ये दोनों एक दूसरे में क्या करते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। ये जैसे 730 नैनोमीटर की विकिरणों को ग्रहण करता है, ये उससे कम विकिरणों को ग्रहण करता है, जैसे 600, 700, 660 के आसपास। तो ये विकिरणों को ग्रहण करते हैं, लाल प्रकाश की तरंगदैर्ध्य वाले विकिरणों को, और फिर ये क्या करते हैं? फ्लोरिजोन हार्मोन के संश्लेषण को प्रेरित करते हैं। तो इसका उत्तर होगा पत्तियां। ये पत्तियां क्या करती है कि इस फ्लोरिजोन हार्मोन को संश्लेषित करती हैं और उसके बाद इस पुष्पन कलिका है उसकी वृद्धि को प्रेरित करती है। अगला सवाल है रिक्त स्थान भरिए, यानी रिक्त स्थान में क्या आएगा? देखो इसने आपकी बुक में एक चित्र है, इस चित्र में पहले के अंदर क्या है? ये बीच में तो लिखा हुआ है क्रांतिक दीप्तकाल, ऊपर है और नीचे है, 2 पौधे हैं। अब इसमें जो क्रांतिक दीप्तकाल है उससे ऊपर क्या है कि प्रकाश मिला, यानी प्रकाश की अवधि ज्यादा मिली है तब पुष्पन हुआ है, और नीचे क्या हुआ कि कम प्रकाश दिया आपने क्रांतिक दीप्तकाल से तब इसमें पुष्पन नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरे चित्र के अंदर क्या है? क्रांतिक प्रादीप्तकाल है, उससे आपने ऊपर यानी ज्यादा प्रकाश दिया है तब पुष्पन नहीं हुआ है, और कम प्रकाश दिया है तब पुष्पन हुआ है। और इसमें क्या है कि क्रांतिक प्रादीप्तकाल का कोई प्रभाव नहीं हुआ है, कायिक परिपक्वता के बाद पुष्पन हो गया है। तो A, B और C तीनों खाली जगह में आपको बताना है क्रांतिक प्रादीप्तकाल से ज्यादा प्रकाश मिलने पर, क्रांतिक प्रादीप्तकाल अवधि से अधिक प्रकाश की अवधि मिलने पर पुष्पन होता है, उसको कहते हैं दीर्घ प्रादीप्तकाली पादप। दीर्घ प्रादीप्तकाली पादप। और अगर मान लो क्रांतिक प्रादीप्तकाल की जो क्रांतिक प्रादीप्तकाल अवधि है उससे कम प्रकाश की अवधि मिलने पर पुष्पन होता है, तो उसको कहते हैं लघु प्रादीप्तकाली पादप। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट। और इसको कहते हैं दिवस निरपेक्ष पादप, यानी तटस्थ प्रादीप्तकाली पादप इसको कहते हैं। इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो A, B, C ये तीनों खाली जगह आपको भरनी है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चाहे आप नीट की तैयारी करोगे, चाहे आप NCERT का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो मैंने ये दीप्तकालिता में से आपकी NCERT की बुक में से सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वसंतीकरण यानी वर्टिलाइजेशन। वसंतीकरण किसे कहते हैं? वसंतीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे प्रकाश पुष्पन को प्रभावित करता है,
जैसे प्रकाश पुष्पन को प्रभावित करता है, वैसे क्या है कि तापमान भी पुष्पन को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो तापमान होता है वो पुष्पन को क्या करता है, प्रभावित करता है। एक चीज ध्यान रखनी है। तो अपन कहते हैं कुछ पौधों में पुष्पन होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक तौर पर कम तापक्रम होना चाहिए, यानी कि अगर कम तापक्रम मिलेगा तब पुष्पन होगा, इसे वसंतीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा वसंतीकरण क्या है, आपने बता दिया कि कम तापक्रम चाहिए पुष्पन के लिए। पुष्पन के लिए क्या चाहिए, कम तापक्रम की आवश्यकता होती है, तब पुष्पन होता। अब आप कुछ द्विवर्षीय पौधे देखते हो, उनको क्या किया जाता है कि पहले जाड़ा होता है, उस जाड़े के अंदर क्या होता है, जो नवोद्भित होते हैं उनके अंदर भयंकर सर्दी मिलती है उनको। ठीक है, यानी जब नवोद्भित होता है तो उस सर्दी के टाइम उगते हैं, थोड़े गर्मी मतलब अक्टूबर नवंबर बोए जाते हैं, फिर दिसंबर जनवरी, ये 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें भयंकर जाड़ा पड़ता है, यानी सर्दी पड़ती है नवोद्भित के ऊपर, कम तापक्रम मिलता है। ठीक है, यानी इसको कम तापक्रम पर उपचारित किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें वसंत ऋतु आती है और इसमें क्या आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी गर्मी आती है और इनको काट दिया जाता है। जैसे आप गेहूं को देखते हो, किसको देखते हो, गेहूं को देखते हो, जैसे सूर्यमुखी को देखते हो, ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जैसे अपन कहते हैं सरसों वगैरह होते हैं, ये पौधे ऐसे होते हैं, सरसों लिख सकते हैं अपन कि सरसों वगैरह होते हैं। इन पौधों के अंदर क्या होता है, इन पौधों में पहले इस टाइम बोया जाता है, जैसे दीपावली खत्म हुई उसके बाद बोया तो क्या होता है, नवोद्भित होता है, उस नवोद्भित को भयंकर सर्दी मिलती है। अगर सर्दी नहीं मिलेगी तो समय से पुष्पन नहीं होगा, और पुष्पन नहीं होगा तो उत्पादन गिर जाएगा। जैसे अब मान लो ये कोई आपके पास में गेहूं का पौधा है, आप उसको क्या कर दो, जुलाई में बो दो, तो जुलाई में बोओगे तो क्या होगा, उसको शीत उपचारित नहीं होगा, यानी उसको सर्दी नहीं मिलेगी तो उसमें पुष्पन होगा ही नहीं, आप इंतजार करते रहोगे। तो ये है वसंतीकरण। वसंतीकरण का मतलब है कि आप उसको दूरत शीत उपचारित करते हो, पुष्पन के लिए आप उसको क्या करते हो, दूरत शीत उपचारित करते हो। अब अगर आप ये प्रभाव खत्म करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये बीज लिया, इस बीज को आप निम्न ताप पर शीत उपचारित कर लो, इस बीज को आप निम्न ताप पर शीत उपचारित कर लो, फिर आप इसको जमीन में बो दो, चाहे उस साल सर्दी कम पड़ेगी तो भी आपके इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, वसंतीकरण क्रिया है। अगला सवाल है, वसंतीकरण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, वर्नेलिन। जब आप उसको निम्न ताप पर उपचारित करते हो तो उसमें एक हार्मोन बनता है वर्नेलिन। ये वर्नेलिन किसका पूर्वगामी है, ये फ्लोरिजोन का पूर्वगामी है। जो फ्लोरिजोन हार्मोन है उस हार्मोन का ये पूर्वगामी है, यानी जब वर्नेलिन बनेगा तो जो फ्लोरिजोन हार्मोन है उसका संश्लेषण होगा और पुष्पन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। निम्न ताप पर उपचारित किया तो नवोद्भित का जो भ्रूण है वो वर्नेलिन बनाएगा, और वर्नेलिन बनेगा तो फ्लोरिजोन बन जाएगा, और फ्लोरिजोन पुष्पन को प्रेरित करेगा। अगला सवाल है, वसंतीकरण पादपों के उदाहरण बताओ। तो जैसे चुकंदर है, पत्ता गोभी है, गाजर है, ये सूर्यमुखी है, ये ऐसे पौधे होते हैं, जैसे अपन कह सकते हैं सरसों है, गेहूं है, ये वसंतीकरण पादपों के उदाहरण है। अगला सवाल है, बीज प्रसुप्ति किसे कहते हैं। बीज प्रसुप्ति का मतलब ये है कि कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो बाह्य परिस्थिति अनुकूल होने पर भी अंकुरित नहीं होते हैं। जैसे बाह्य परिस्थिति बिल्कुल अनुकूलित है, यानी बारिश हो चुकी है और सब कुछ है उसके पास, फिर भी वो अंकुरित नहीं हो रहा। आपने बीज को जमीन में बोया, आपने हल चलाया, जमीन पोली की, फिर आपने देखा बारिश भी हो गई, लेकिन ये बीज अंकुरित नहीं हुआ है, तो आप कहते हो, इसको क्या कहते हो, बीज प्रसुप्ति। क्या कहते हैं इसको, बीज प्रसुप्ति। तो परिभाषा आती है, सीड डोरमेंसी क्या है। तो सीड डोरमेंसी का मतलब यही है कि बाह्य परिस्थिति अनुकूल होने पर भी पुष्पन नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं, बीज प्रसुप्ति कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, बीज प्रसुप्ति के 2 कारण लिखो। परीक्षा में सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर बीज है वो अंकुरित क्यों नहीं हो रहा है, उस प्रसुप्ति के कारण। बहुत ही आसान कारण है, ये बीज है, इसके चारों तरफ क्या है, एक दृढ़ आवरण है। क्या है, दृढ़ आवरण है या कठोर आवरण है, या अपन कह सकते हैं अपारगम्य आवरण। इस बीज को आपने क्या किया कि आपने जमीन में बोया, ठीक है, जमीन में ऑक्सीजन है, जमीन में जल है, लेकिन ये अंदर जा नहीं पाता बीज के अंदर। तो बीज के अंदर ये जा नहीं पाएगा तो भ्रूण है वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। जब तक इसको जल नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा, इस भ्रूण का अंकुरण नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण है, आप बीज को जमीन में बोते हो, अगर बीज का आवरण आपको देख रहा है, अपारगम्य और दृढ़ बीज आवरण है,
तो बीज कभी भी अंकुरित नहीं होगा। दूसरा कारण है कुछ रासायनिक निरोधक ऐसे होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति होगी तो बीज अंकुरित नहीं होता है। ये आपको नाम याद रखने, जैसे पैरा एस्कॉर्बिक अम्ल है, एफसीसी अम्ल। ये सवाल कई बार आ चुका है परीक्षा के अंदर। एफसीसी का हार्मोन होता है, जो एफसीसी अम्ल हार्मोन है जिसको एबी हार्मोन कहते हैं, ये बीज प्रसुप्ति के लिए उत्तरदायी है। ये सवाल कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका, बच्चों ध्यान रखना। और फिनोलिक अम्ल है। ये तीनों रासायनिक के नाम आपको याद रखने हैं। ये क्या करते हैं, बीज को अंकुरित होने नहीं देते हैं, तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा अगर बीज अंकुरण करना चाहते हो। तीसरा है कि बीज के अंदर अपरिपक्व भ्रूण है। अगर ये भ्रूण अपरिपक्व है तो बीज कभी भी अंकुरित नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, तो बीज प्रसुप्ति के 2 कारण की जगह आप 3 कारण बता दिए। पहला कारण है अपारगम्य और दृढ़ बीज आवरण, दूसरा है रासायनिक निरोधकों की उपस्थिति, तीसरा है अपरिपक्व भ्रूण। अब अगला सवाल है, बीज प्रसुप्ति हटाने के 2 उपाय लिखो। जो बीज प्रसुप्ति है उसको कैसे हटाया जा सकता है, तो आपको बीज प्रसुप्ति हटाना है तो आपको सबसे पहले इस बीज आवरण पे कंसंट्रेट करना है। इस बीज आवरण को आप एक सैंड पेपर आता है, जैसे आपके घर में कलर होता है, या जो पत्थर घिसने वाला एक पेपर आता है, उसको लेकर आपको क्या करना है, इसको बीज को थोड़ा थोड़ा घिसना है। या आपको क्या करना है, इस चाकू से एक छोटा सा छेद कर देना, या चाकू से उसको थोड़ा अपघर्षण करना है। तो बीज आवरण को आपको हटाना पड़ेगा। जब तक बीज आवरण नहीं हटेगा तब तक पानी अंदर नहीं जाएगा, यानी इसमें वाटर प्रवेश नहीं करेगा। और ऑक्सीजन और वाटर का प्रवेश होना बहुत जरूरी है अगर भ्रूण को अंकुरित करना है तो। दूसरा है, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी इसके ऊपर क्रिया करते हैं। और मान लो इस बीज को जंतु को खिला दिया जाए, तो जंतु है वो खाने के पश्चात इस बीज को वापस क्या करेगा, शरीर से बाहर निकालेगा, तो उससे बीज अंकुरित हो जाता है। यानी उसमें पाचन नाल में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो इस कठोर बीज आवरण को गला देते हैं। फिर उसके बाद कुछ रासायन होते हैं, जैसे ये सवाल कई बार परीक्षा में आ चुका है, जिब्रेलिक एसिड। ये बीज प्रसुप्ति को भंग करता है और बीज अंकुरण के लिए आवश्यक है। नीट के अंदर मैंने सवाल पढ़ रखा है कि ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो बीज अंकुरण के लिए आवश्यक होता है, तो जिब्रेलिक अम्ल हार्मोन याद रखना है बच्चों। और नाइट्रेट, ये दोनों ऐसे रासायन होते हैं जो बीज प्रसुप्ति को भंग करते हैं। इसके अलावा प्रकाश और तापक्रम की उचित अवधि दी जाए, यानी प्रकाश और तापक्रम से उसको दूर शीत उपचारित किया जाए और उसको ऊपर प्रकाश दिया जाए तो उसमें बीज अंकुरण हो जाता है। और बीज प्रसुप्ति हटाने के 2 उपाय ये आपको मैंने 3 बताए हैं। और बीज प्रसुप्ति के कारण, तो सबसे पहले आपको कारण पता होने चाहिए, फिर आपको हटाना है। जैसे पहला कारण है कि बीज आवरण है उसके कारण बीज प्रसुप्ति होती है, तो हटाना कैसे है कि बीज आवरण को, अवरोध को चाकू या सैंड पेपर से घर्षण कर लो, या सूक्ष्म जीव या जंतुओं से उसको क्या कर दो, उपचारित कर दो। फिर दूसरा रासायनिक निरोधकों की उपस्थिति, और तीसरा है अपरिपक्व भ्रूण। तो ये तो इसका उपाय तो अपने पास ही है कि बीज को, पका हुआ बीज आपको काम में लेना है। फिर उसके बाद प्रकाश, तापक्रम, रासायन, ये आपको इस तरह से क्या 2 क्वेश्चन है वो याद रखने बच्चों। और इसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो बीज प्रसुप्ति के लिए उत्तरदायी है, एफसीसी अम्ल हार्मोन। दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो बीज अंकुरण के लिए चाहिए, तब भी आपको याद रखना है जिब्रेलिक एसिड। ये 2 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मैंने देखे, पढ़े भी हैं, आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे आपको कंसंट्रेट, आपकी नजर अर्जुन की तरह जैसे मछली पर थी, आपको वैसे ही आपकी नजर होनी चाहिए कि किस तरह से प्रश्न का क्या प्रश्न आ सकता है। वैसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीए का पूरा नाम लिखो। ये एबीए का पूरा नाम एग्जाम में आता है, परीक्षा के अंदर सवाल आता है, एबीए का पूरा नाम लिखो। तो एबीए का पूरा नाम होता है एब्सिसिक एसिड हार्मोन। एबीए को अपन कहते हैं एब्सिसिक एसिड हार्मोन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि रोधक है। यानी कि 2 तरह के हार्मोन होते हैं, एक होते हैं वृद्धि नियामक, क्या होते हैं, वृद्धि नियामक, और दूसरे होते हैं वृद्धि रोधक। वृद्धि नियामक का मतलब यह है कि जिनकी कम मात्रा होने पर तो पादप की वृद्धि होती है, और उन्हीं हार्मोन की अधिक मात्रा होने पर पादप की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, उनको कहते हैं वृद्धि नियामक। तो वृद्धि नियामक के एग्जाम्पल 3 है आपके, ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है और जिब्रेलिन है।
ये तीनों क्या है, वर्दी नियामक है। कम मात्रा में डालोगे तो पादप के अंदर पॉजिटिव प्रभाव करेंगे और ज्यादा डाल दोगे तो ये क्या करेंगे, साइड इफेक्ट करेंगे। वर्दी रोधक जो कम होंगे चाहे ज्यादा होंगे पादप की वृद्धि रोकते हैं। तो इसके दो उदाहरण, एक तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन है, एक इथाइलिन है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना है। अब सवाल पूछा है वृद्धि रोधक कौन से हैं, तो मैंने इसका आपको उत्तर बता दिया है। पहला ऑक्सीन, दूसरा जिब्रेलिक एसिड, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक अम्ल हार्मोन। मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा, निम्न में से कौन सा वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है, अगला सवाल है विलगन क्रिया। विलगन क्रिया का मतलब ये होता है कि ये जैसे पौधा है, इस पौधे पे ये फल आया। ठीक है, ये फल कुछ समय के बाद में क्या होता है, टूट कर गिर जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं विलगन। विलगन का मतलब ये होता है कि अपरिपक्व अवस्था में फल गिर जाते हैं। अपरिपक्व अवस्था में क्या होता है, या तो पुष्प गिर जाएंगे या फल गिर जाएंगे। ठीक है, अब ये पुष्प या फल गिर जाएंगे तो क्या होगा, किसान को बहुत हानि होगी, किसान के उत्पादन गिर जाएगा। जैसे आपने देखा ये सेब का पौधा है और सेब के पौधे के अंदर ये सेब लगी हुई है, छोटी छोटी सेब टूट कर नीचे गिर रही है, किसान परेशान हो जाएगा। आम है वो नीचे गिर रहे हैं क्योंकि ये कोई खरीदता नहीं है। इसका कारण ये है कि ये फल है, ये तने से जुड़ा हुआ है या शाखा से जुड़ा हुआ है, यहां से क्या होता है, ये हार्मोन जाता है और इस तरह से ये क्रिया होती रहती है। लेकिन जैसे ही मान लो आपने देखा कि ये हार्मोन है, इसका जाना बंद हुआ और जैसे हार्मोन नहीं गया तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे एक हार्मोन नहीं जाने का एक परत बन जाएगी मर्द कोशिकाओं की, इसका नाम होगा विलगन परत। ये विलगन परत क्या है, मर्द कोशिकाओं की परत है। अब आप यहां से इसको खींचोगे, ये टूटकर अलग हो जाएगा। तो कई बार आप ऐसे सेब लाते हो, यहाँ पर एक डंडी होती है, आप उसको खींचते हो, कट टूट जाती है। तो यहाँ पे एक मर्द कोशिकाओं की परत बनती है, इसको कहते हैं विलगन परत। ये विलगन परत कब नहीं बनती, जब तक हार्मोन जाते रहेंगे, यानी ये हार्मोन मूवमेंट करता रहेगा तो ये विलगन परत नहीं बनेगी। नेचुरल सी बात है, अगर पानी बहता रहेगा तो क्या होगा, बीच में जो अवरोधक है वो इकट्ठे नहीं होंगे। जैसे ही पानी रुकेगा वहां रेत आके इकट्ठी हो जाएगी। वैसे ही विलगन क्या है, विलगन मतलब है मर्द कोशिकाओं की परत। कहां पर, जहां से ये पुष्प तने से जुड़ा हुआ है वहां पर। ठीक है, तो अपन कह रहे हैं विलगन क्रिया और प्रसुप्ति के लिए कौन सा हार्मोन, प्रसुप्ति मतलब बीज अंकुरित नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो इसके लिए एब्सिसिक अम्ल हार्मोन उत्तरदायी होता है। इसके कारण फल टूटकर समय से पहले गिर जाते हैं और बीज अंकुरित नहीं होते हैं। तो आपको बताना एब्सिसिक अम्ल हार्मोन ये भी हार्मोन होता है, ये विलगन क्रिया और प्रसुप्ति क्रिया के लिए उत्तरदायी है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, रंध्रों के बंद होने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। जो बाह्य त्वचीय रंध्र होते हैं, ये पौधा है, इस पौधे की पत्तियों में ये रंध्र होते हैं। इन रंध्रों को बंद होने के लिए कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, तो एब्सिसिक अम्ल हार्मोन रंध्रों के बंद होने के लिए नियंत्रण करता है। ये सवाल कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रंध्र बंद होंगे तो क्या होगा, रंध्र बंद होंगे तो जल है उसका वाष्पीकरण नहीं होगा, यानी जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित नहीं होगा और एक तरह से पौधा है उसको तनाव या विपरीत परिस्थिति में जिंदा रहने में सहायता होगी। ठीक है, तो ये बच्चों ये सवाल आप जिंदगी भर मत भूलना, जब तक आपके बायोलॉजी रहेगी आपको कभी भी सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रंध्र के बंद होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, यानी ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्टोमेटा के क्लोज होने के लिए उत्तरदायी है, तो एब्सिसिक अम्ल हार्मोन है। ठीक है, निम्न में से तनाव हार्मोन ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जैसे रंध्र का बंद होना होगा, मान लो जल की कमी हुई, वहां पे जल क्या है, बहुत कम है, तो पौधा है तनाव में जी रहा है, या मान लो विपरीत परिस्थितियां हैं, उस समय ये हार्मोन बहुत काम आता है, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन काम आता है। जैसे बीज है उसका अंकुरण रोकना है, या मान लो प्रसुप्ति उत्पन्न करनी है, किसी प्रकार का मान लो जल वाष्प उत्सर्जन रोकना है, उस कंडीशन में तनाव हार्मोन के रूप में जो एब्सिसिक अम्ल हार्मोन है वो काम आता है। अगला सवाल, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन किसका विरोधी हार्मोन है। वैसे तो ये ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन तीनों का विरोधी होता है,
लेकिन आपके एनसीईआरटी जो बुक है, जो सीबीएसई की बुक है, उसमें उन्होंने एक स्पेशल लाइन मेंशन कर दी है। इन्होंने ये जिब्रेलिक अम्ल लिख दिया है कि ये जिब्रेलिक अम्ल का विरोधी है। ठीक है, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन क्या है, डाउटफुल क्वेश्चन आते कम है, लेकिन आ भी जाए तो अब आप लोग बहुत ज्ञाता हो, आपको पता है ऑक्सीजन की क्रियाओं को रोकता है, ये साइटोकाइनिन की क्रिया को रोकता है, ये जिब्रेलिन की क्रिया को रोकता है, लेकिन आपके ज्ञान को थोड़ा साइड में रखकर आपको एनसीईआरटी की बुक के अनुसार आंसर लिखना है। ये जिब्रेलिन हार्मोन का विरोधी है, क्योंकि ये जिब्रेलिन हार्मोन बीज अंकुरण करता है और ये बीज अंकुरण को रोकता है, इसलिए इन्होंने विरोधी हार्मोन के रूप में इसको इंडिकेट कर दिया है। अगला सवाल जो आपके 11 के एग्जाम के अंदर आने की संभावना सबसे ज्यादा बनती है, सवाल पूछा जाता है ए हार्मोन के दो कार्य। सबसे पहला कार्य बीज अंकुरण रोकना यानी बीज प्रसुप्ति उत्पन्न करना, दूसरा रंध्र है उस रंध्र को बंद करना, तीसरा है विलगन परत का निर्माण करना, चौथा कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घीकरण को रोकना, और जीर्ण अवस्था यानी बुढ़ापा उत्पन्न करना। ये जीर्ण अवस्था के लिए उत्तरदायी होता है, जिससे फल समय से पहले गिर जाते हैं। तो ये बच्चों अपने एफसीसी कम्ल हार्मोन के क्वेश्चन अपन ने देखे हैं। अब अपन नेक्स्ट हार्मोन पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैसीय पीजीआर है। ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ऐसा कौन सा पादपवर्ती हार्मोन है जो गैस रूप में पाया जाता है। एक ही मात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। जैसे अपन कहेंगे जो फल होता है, जैसे अपन कहेंगे पत्तियां होती हैं, तना होता है, जो शीर्ष कलिकाएं होती हैं, उन कलिकाओं से एक गैसीय हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है गैसीय प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पीजीआर का मतलब है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो कौन सा हार्मोन गैसीय हार्मोन है, तो एथिलीन है। कौन सा है, एथिलीन है, जिसको कई बुक्स में इथाइलिन भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इथाइलिन। इसका सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एथिलीन का सूत्र होता है, ये गैसीय हार्मोन होता है। ठीक है, तो गैसीय हार्मोन एक हार्मोन है जो गैसीय हार्मोन है जिसका नाम है एथिलीन। अगला सवाल है, जरा अवस्था को प्राप्त होते हुए उत्तक और पकते हुए जो फल होते हैं उसमें कौन सा हार्मोन सर्वाधिक होता है। ये सवाल कई बार एग्जाम में आया हुआ है। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो फल होते हैं उसको पकाने के लिए, जैसे केले आपने देखे होंगे ट्रक भर भर के, क्या है, ट्रक भर भर के आते हैं। राजस्थान में तो केले होते नहीं है, तो ट्रक भर भर के केले आते हैं। उन केलों को पकाने के लिए क्या किया जाता है, एथिफॉन रखा जाता है। एथिफॉन होता है, इसको रखा जाता है। इससे एथिलीन गैस निकलती है जो फलों को क्या करती है, पकाती है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन है जो फलों को पकाने के लिए चाहिए, या जो उत्तक, जो पकते हुए उत्तक होते हैं, जो जरावस्था को प्राप्त करते हैं यानी बुढ़ापा अवस्था में जाते हैं, या जो पकते हुए फल होते हैं, उसमें सर्वाधिक कौन सा हार्मोन संश्लेषित होता है, एथिलीन। अगला सवाल है, क्लाइमेटिक श्वसन किसे कहते हैं। अब इससे पहले मैं आपको एक सवाल बता दूं कि आप किसी फल को लाते हो, उसको फ्रीज में क्यों रखते हो। सवाल आता है, फल को फ्रीज में क्यों रखा जाता है। जैसे आपको कोई भी, मान लो कोई वस्तु है, उसको फ्रीज में क्यों रखा जाता है, तो उसको इसलिए फ्रीज में रखा जाता है बच्चों, ताकि क्या होता है, उसमें श्वसन क्रिया रुक जाए, यानी उसमें उपापचय क्रियाएं रुक जाए। उसमें जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जितने भी जो एंजाइम है, वो सब निम्न ताप पर निष्क्रिय हो जाते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, जो श्वसन यानी उपापचय क्रियाएं रुक जाती हैं, और वो वैसे के वैसे सुरक्षित रहती हैं। एक केला आप फ्रीज के ऊपर रख देना और एक केला आप फ्रीज के अंदर रखना, कौन सा ज्यादा समय तक रहेगा, जो अंदर रखा हुआ हो, क्योंकि अंदर श्वसन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और श्वसन कम होता है तो फल पकता ज्यादा नहीं है, यानी वो खराब नहीं होता है। तो इसका कारण है कि निम्न ताप पर श्वसन धीमे हो जाती हैं और उपापचय रूप से निष्क्रिय हो जाता है। तो क्लाइमेटिक श्वसन किसे कहते हैं। सवाल इसने बहुत ही आसान सवाल पूछा है, लेकिन नाम से अपन डर जाते हैं। जब फल परिपक्व होता है तो उसकी श्वसन दर में वृद्धि हो जाती है। ये जैसे सेब है, लगा हुआ है, ये जैसे मान लो केला है, ये लगा हुआ है। अब क्या होगा, अब सॉरी बच्चों, ये आप समझ लेना कि कोई भी फल है, कोई भी फल है, आप कहोगे सर ने केला ऐसा कैसे बना, तो कोई भी फल होता है, उसमें क्या होता है, जब उसका परिपक्व होगा तो उनकी श्वसन दर में वृद्धि हो जाती है। इसको कहते हैं क्लाइमेटिक श्वसन। जैसे ये आम है, मान लो ये आपने आम देखा, तो आम के अंदर क्या होगा, जब फल का परिपक्व होगा
तो उस समय उसकी श्वसन दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कोई भी फल होता है जब उसका परिपक्वन होता है तो उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है, इसको कहते हैं क्लाइमेटिक श्वसन। ये ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन हार्मोन के दो कार्य लिखो। क्या लिखो, दो कार्य लिखो। परीक्षा में सवाल आता है एथिलीन हार्मोन के दो कार्य। अपन इसको 4 कर देते हैं क्योंकि कार्य थोड़े ज्यादा हैं, तो 4 लिख देते हैं। क्या करते हैं, 4। मान लो 4 कार्य आ जाए तो सबसे पहले ये बीज और कलिका की प्रसुप्ति को तोड़ता है। जैसे बीज अंकुरित नहीं हो रहा है, कलिका है वो अंकुरित नहीं हो रही है, तो उसकी प्रसुप्ति को तोड़ता कौन सा हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन का आप छिड़काव कर दो। जैसे मूंगफली में बीज अंकुरित नहीं हो रहा, आप सब मूंगफली खेती करते ही हो, कुछ बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वहां मूंगफली खेती ज्यादा होती है। मूंगफली का बीज अंकुरित नहीं होता है तो उसको एथिलीन से उपचारित करो। या मान लो आलू है, आलू में जो कंद है, कंद में ये आलू आप लेके आए, इसमें क्या होती है, हरी कलिकाएं आती हैं, जिनको अपन कहते हैं ये क्या है, ये आंखें हैं। क्या है, आंखें हैं, यानी ये कलिकाएं हैं, ये कक्षस कलिकाएं हैं। अगर इनका अंकुरण नहीं हो रहा है, आलू में इन कलिकाओं आप लाके छोड़ दिया, आपने कहा आलू की खेती करनी है, आपने इसको अपनी रसोई के अंदर रख दिया या कहीं रख दिया, आपने सोचा इसमें अंकुरण होगा, नहीं होगा, तो आप इसके ऊपर एथिलीन छिड़को। 2-3 दिन बाद आपको ये बहुत सारी हरी हरी इस तरह की ये कलिकाएं इसमें दिखेगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है बीज और कलिका की प्रसुप्ति को तोड़ना। आलू में ये कंद है उसका अंकुरण करता है, पर्णवृंत का तीव्र दीर्घीकरण करता है। जैसे ये गहरा पानी है, इस गहरे पानी में ये पौधा है। एक मैं ये बताऊं पर्णवृंत क्या होता है, ये क्या है, ये आपको बताना पर्णफलक है, ये क्या है, पर्णवृंत है, और ये क्या है, पर्णाधार है। पर्ण के 3 भाग होते हैं। ठीक है, और दूसरा पौधा ये है इस तरह से, इसमें ये, तो इसमें क्या है, ये पर्णफलक है, ये पर्णवृंत है और ये पर्णाधार है। तो किसमें पर्णवृंत लंबा है, इसमें ये पर्णवृंत लंबा है। एक और ये पत्ती है मान लो इस तरह की, तो तीनों में से कौन सी पत्ती है जिसमें पर्णवृंत लंबा है, तो इसके अंदर ये पर्णवृंत लंबा है। तो ये पर्णवृंत लंबा होगा तो ये गहरे पानी में जो पौधे होंगे इनकी पत्तियां क्या हो जाएगी, जल से बाहर आ जाएगी। बाहर आएगी तो प्रकाश संश्लेषण होगा, तो ये पर्णवृंत का तीव्र दीर्घीकरण करता है। वर्ड याद रखना है पर्णवृंत। क्या याद रखना है, पर्णवृंत वर्ड याद रखना है। अगला सवाल, अगला है ये मूल की वृद्धि के विकास को प्रेरित करता है। जैसे ये जड़ें हैं, जड़ों में क्या होता है, जड़ों में मूल बढ़ेगी तो जल अवशोषण ज्यादा होगा। इसके ऊपर छोटे छोटे रोम होते हैं, ये कोशिकीय जिनको कहते हैं मूल रोम। तो ये मूल रोम जल अवशोषण का कार्य करते हैं। तो ये मूल रोम और मूल की वृद्धि दोनों के लिए आवश्यक होते हैं। अगला सवाल, ये अनानास को फूलना। ये अनानास आप सबने खाया होगा। अगर ये अनानास फूलाना होता है और अनानास एक साथ, जैसे ये अनानास इस पौधे पे यहाँ लगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ये फल लगा, तो काफी टाइम के बाद लगा, एक साथ अगर फल लगेंगे तो क्या होगा, किसान का उत्पादन बढ़ेगा। तो अनानास के फूलने और समकालिकता में सहायता कौन करता है, एथिलीन। आम के पुष्पन को प्रेरित करता, आम में पुष्पन नहीं हो रहा है तो ये एथिलीन छिड़कते ही पुष्पन हो जाएगा। टमाटर और सेव के फल को पकाने के लिए, टमाटर पक नहीं रहा है, आप सेव खाते हो पक नहीं रही है, तो एथिलीन का छिड़काव करना, यानी फल को पकाने के लिए चाहिए। फिर खीरे में मादा पुष्पन को बढ़ाता है। अब ये आपने पौधा देखा खीरा, इसमें नर पुष्प है, तो नर पुष्प ज्यादा उपयोगी नहीं है, नर पुष्प से फल नहीं बनता है, मादा पुष्प उससे फल बढ़ेगा। इसमें ये मादा पुष्प है, मादा पुष्प है, तो इसमें पुष्प, मादा पुष्प ज्यादा होंगे तो फल ज्यादा लगेंगे। तो ये खीरे में मादा पुष्पन को प्रेरित करता है। कपास, चेरी और अखरोट में वी लगन को बढ़ाता है। कपास, चेरी और अखरोट में ये क्या करेगा, वी लगन परत बनाएगा, जिसके कारण ये फल होंगे वो झड़ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरह से इसके आपको 4 कार्य पूछे तो आप बताओगे बीज और कलिका की प्रसुप्ति को तोड़ना, आलू में कंद को अंकुरित करना, पर्णवृंत का तीव्र दीर्घीकरण करना, जिससे क्या हो जाते हैं, परो और पर्ण होती है बाहर आ जाती है पानी से, मूल वृद्धि और मूल रोमों के विकास को बढ़ाता है, जिससे जल अवशोषण अधिक से अधिक होता है। फिर आम में पुष्पन को प्रेरित करता है, अनानास को फूलने में सहायता करता है और फल की समकालिकता यानी एक साथ फल आने को प्रेरित करता है। इसके अलावा टमाटर और सेव के फल के पकने में सहायता करता है। खीरे में मादा पुष्पन को बढ़ाता है। कपास, चेरी और अखरोट में वी लगन को बढ़ाता है।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिफॉन या जिसको इथेफॉन भी कहते हैं। कई बुक्स में आपको इथेफॉन भी मिलेगा, इथेफॉन लिखा हुआ। तो इथेफॉन है, उसका क्या इथेफॉन है और इसका क्या महत्व है। तो रासायनिक नाम इसका बताना है 2-क्लोरोफॉस्फोरिक एसिड। इथेफॉन एक काले रंग का क्या है कि आपको ऐसे ठोस अवस्था में क्रिस्टल कलर का क्रिस्टल एक मिलेगा, यानी आप जैसे पत्थर देखते हो काले काले कलर का वैसा मिलेगा, ठीक है। अब क्या होते हैं जो अपने ये सब्जी का व्यापार करते हैं, फलों का व्यापार करते हैं, वो क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा जैसे इथेफॉन है इसके टुकड़े करते हैं, फिर इनको पूड़ी में बांधते हैं। कागज की पूड़ी होती है, उस कागज की पूड़ी में इसको बांध देते हैं। फिर जहां फल होता है उस फल के जैसे केला लेके आए, केले के बीच में ये छोटी छोटी पुड़िया रख देते हैं। इन पुड़ियों से ये क्या हो जाता है, पक जाता है, लेकिन ये काफी रासायनिक माना जाता है, ये जहरीला है, लेकिन कोई बात नहीं, लोग खाते हैं इसको। सबसे पहले बताओगे इस इथेफॉन है, इसका नाम होता है 2-क्लोरोफॉस्फोरिक एसिड। फिर ये कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए काम आता है, यानी ये प्राकृतिक फल पकते हैं वैसा का वैसा महसूस कराता है आपको। आप देखते हो कि सेव इतनी सारी, आम इतने सारे यहाँ आ गए हैं जोधपुर में। आप जैसे वहां गाड़ी के पास गए, गाड़ी में सारे कच्चे आम, आपने कहा ये कच्चे आम है। 2 दिन बाद में आप वहां उसके पास गए, दुकानदार के पास, आपको सारे पके हुए आम मिले। तो आपने कहा ये तो प्राकृतिक रूप से पके हुए आम की तरह हैं। तो ये क्या है, ये कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए काम आता है, लेकिन ये प्राकृतिक की तरह फल लगते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि अपन पेड़ के आसपास खड़े हैं और पेड़ है वो फल पका हुआ दे रहा हमको और व्यापारी हमको दे रहा है, ऐसा नहीं होता बच्चों। ये फल होते हैं, ये पकाए जाते हैं, लेकिन फल ऐसे पकाए जाते हैं कि लगता है कि नेचुरल पके हुए हैं, ठीक है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप आज जैसे आप क्या है, आज ये खरबूजा तोड़ के लाए हो और खा रहे हो, ऐसा नहीं होता, उसको पकाया जाता है, ठीक है। वैसा लगता है वो प्राकृतिक रूप से पके हुए समान। इससे गैस निकलती है इथेफॉन से, जिसका नाम होता है इथाइलिन, ठीक है। अब ये जलीय घोल में आसानी से अवशोषित और संचरित होता है। जैसे ये कोई पौधा है, इस पौधे के पास इथेफॉन डाल दिया जाता है, इथेफॉन डाल दिया जाता है, इथेफॉन आसानी से ये पौधा अवशोषित करता है और इसका संचरण होता है। और ये टमाटर, आम, सेव, केला, अंगूर, ये फल आप बड़े चाव से खाते हो। सब फलों को ये पकाने के लिए आवश्यक होता है। ये आपको इथेफॉन के बारे में बताना है। अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्न में से कृषि में सर्वाधिक काम आने वाला कौन सा हार्मोन है। कौन सा वर्दी हार्मोन होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कौन सा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर या प्लांट ग्रोथ ही कह सकते हैं, कि कौन सा पादप वर्दी हार्मोन सर्वाधिक कृषि में काम आता है। आपके एनसीईआरटी बुक में, जो सीबीएसई की बुक है, जो 11th की आरबीसी की बुक है, उसके अंदर स्पष्ट रूप से ये लाइन छपी हुई है। कौन सा वर्दी हार्मोन होता है जो सर्वाधिक काम आता है, तो आपको उत्तर बताना है एथिलीन, ये सबसे अधिक काम आने वाला वर्दी हार्मोन है, ठीक है बच्चों। आप लोगों को मैं और भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।